हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम सभी जो है पढ़ेंगे 25 नंबर से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान टॉपिक चल रहा है और इसमें हम सभी प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं भाषा विज्ञान से संबंधित, उन सभी को यहाँ हम सभी सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो 26 नंबर का प्रश्न है। इसके जो पहली क्लास हो चुकी है उसमें 25 प्रश्न हम लोग देखे थे और 26 नंबर के प्रश्नों में से देखेंगे। इसमें हम प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? तो 44, 45, 46 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे। तो देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह जो है 45 है, यानी कि 45 है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे हम सभी देखेंगे अगला जो प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है। ऑप्शन ए है मराठी, बी है कौरवी, सी है गुजराती, डी है भोजपुरी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, कौरवी। और कौरवी किसने कहा है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। खड़ी बोली को कौरवी बोली नाम किसने दिया है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, अवध। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अयोध्या। अयोध्या क्या हो जाएगा? अयोध्या या अवध हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है और इसके अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। आगे हम सभी देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि को डैश डैश भी कहा जाता है। यानी कि देवनागरी लिपि का अन्य नाम क्या है? किसी एक नाम से और जानते हैं और वो चारों ऑप्शन में है और हमें बताना है हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चारण लिपि पहला है, बी है ब्राजील लिपि, सी है लोकनागरी लिपि और डी है रोमन लिपि। तो जो 29 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर देना होगा और शायद आप सभी चूज कर पा रहे होंगे, सही आंसर दे पा रहे होंगे। तो देवनागरी लिपि को जो है कहा जाता है लोकनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है और देवनागरी को प्रायः नागरी, नागरी, नागर, देवनागर भी कहते हैं। ठीक है। आगे और लोकनागरी नाम किसने दिया? अगर इसकी बात हो जाए तो आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि नाम दिया। ठीक है। आगे हम सभी बढ़ते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है। हमारा प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है। तो विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है। ऑप्शन ए है उपभाषा, बी है लिपि, सी है बोली और डी है भाषा। 30 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोली। क्या हो जाएगा? बोली। विभाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत है। बोली से अधिक विस्तृत है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। 11 पे पहुंच गए। देखते हैं 31 नंबर का जो प्रश्न है हमारा। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, 17 नंबर। हम सभी 31 नंबर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 31, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है देव, बी है नागरी, सी है वैदिक आर्य और डी है शारदा। 4 ऑप्शन में से बताना है कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया।
31 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो वैदिक आर्यों ने। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं और इस प्रकार से इसमें जो वैदिक आर्य है यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषता है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। देवनागरी लिपि की विशेषता इससे बताना है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। बी है वर्णों के संयुक्तीकरण। सी है दुरूप वर्ण और डी है समरूप वर्ण। 32 नंबर का प्रश्न है और ये देवनागरी लिपि की विशेषता हमें बतानी है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 33 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। क्या हो जा रहा है बार बार? ये बार बार PDF क्यों ऐसे हो जा रही है? 33 नंबर का प्रश्न है हमारा भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। ऑप्शन ए है मुरादाबाद, बी है दिल्ली, सी है बिजनौर, डी है भोजपुर। तो भोजपुरी का मुख्य केंद्र क्या है ऑप्शन में से? तो भोजपुर। तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के प्रश्न को हम सभी देखेंगे। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किस लिपि से निकली हैं? तो 34 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है मैथिली, सी है ब्राह्मी, डी है मगही। 34 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। देखिए भारत की ज़्यादातर लिपियाँ जो हैं ब्राह्मी से निकली हैं। किस लिपि से निकली हैं? तो ब्राह्मी लिपि से। तो करेक्ट आंसर हमारा सी ब्राह्मी हो जाएगा। देखिए प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखे जाने वाली खरोष्टी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्टी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। यानी कि जो खरोष्टी लिपि है वो पंजाब और कश्मीर तक, यानी कि इनका क्षेत्र सीमित है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? ऑप्शन ए है रोमन, बी है देवनागरी, सी है फारसी, डी है गुरमुखी। 35 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाए बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के एक चिन्ह निर्धारित है। नागरी लिपि वर्णात्मक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नागरी लिपि वर्णात्मक है। इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान है। आगे देखेंगे 36 नंबर का प्रश्न है वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की यह व्यक्ति डैश डैश है। 36 नंबर का प्रश्न है वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति डैश डैश है। ऑप्शन ए है अर्थ, बी है भाव, सी है लिपि और डी है अक्षर। 36 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि। क्या हो जाएगा? लिपि। लिपि किस ऑप्शन में है? सी वाले में है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे देखेंगे हम सभी जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर का प्रश्न है हमारा हिंदी शब्द मूलतः डैश डैश का है। हिंदी शब्द मूलतः डैश डैश का है। भोजपुरी का, फारसी का, मगही का, बुंदेली का। यानी कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का है। बीच में यहाँ क्या लिखा जाएगा? फारसी। हिंदी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। और अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदी अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है।
हिंदू शब्द जो है क्या है, फारसी है। जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। किसका है, सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंद हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय एक जोड़ने से हिंदी का शब्द बना, जिसका अर्थ हिंद का होता है, और कालांतर में कालुप्त हो गया, फिर बाद में शब्द क्या बना, हिंदी बना। ठीक है, और तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है 38। डैश डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। भाव, लिपि, पूर्वी और घोष। 38 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपि। क्या हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 39। आगे है हमारा प्रश्न है, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं। 15, बी है ऑप्शन 14, सी है 18, डी है 17। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा, 17। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितनी है, 17 है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो 40 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़, मराठी। बहुत ही चर्चित प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है। हिंदी भाषा की आदि जननी, तो हिंदी भाषा की आदि जननी की जब बात हो तो वहाँ हम क्या बताएंगे, संस्कृत बताएंगे। क्या बताएंगे, संस्कृत बताएंगे। ठीक है, देखिए संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, और संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ठ से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। तो आगे जो हमारा अगला प्रश्न है 41 यानी कि 41 नंबर का प्रश्न है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है। 4000, 6000, 400 और 5000। ठीक है, हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है। तो ये लगभग है 6000 जो है ये, हाँ 6800 के करीब है। 68 है ना, 6800 के करीब है। तो यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे 6000। हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आगे देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, सी है ऊपर से नीचे की ओर, डी है बाईं से दाईं ओर। देखिए अभी ये प्रश्न हम लोगों ने देखा था, तो इसमें शायद आप आंसर दे पाएंगे। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, 42 नंबर का प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है बाईं से दाईं ओर। देवनागरी कैसे लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर। हम लोग सीधे ऐसे स्टार्ट करते हैं, है ना, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 43 नंबर का जो प्रश्न है, हाँ यहाँ है, भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 को, यही ये तो 14 सितंबर है ना, 49 को संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343A में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। अविधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अविधा, लक्षणा, मिश्रित। तो कार्यालयी हिंदी की भाषा होनी चाहिए। 43 नंबर का प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा अविधात्मक होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसी होनी चाहिए जो सीधी सीधी समझ में आ जाए, है ना। तो क्या होनी चाहिए, अविधात्मक। अविधा, लक्षणा, व्यंजना, है ना, 3 है शब्द शक्तियाँ। अविधात्मक जिससे सीधा सीधा समझ आ जाए। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, 44 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। मध्यकालीन की बात हो रही है, मध्यकालीन। देखिए प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय इसमें पूछा जा रहा है। तो हम सभी पहले देख लेते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक, है ना, प्राचीन। और मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 तक हो गया। मध्यकालीन जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 हो गया, और आधुनिक कालीन 1000 ईस्वी से अब तक हो गया। तो हमें मध्यकालीन बताना है, तो मध्यकालीन हमारा क्या होगा, 1000 ईस्वी से
500 ईसा पूर्व से 1000। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 किस में है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का जो प्रश्न है वो है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नंदी दैवीय लिपि, देव लिपि, दैवीय लिपि, नंदी नागरी लिपि, है ना। 45 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर, किशनगढ़। तो इजी सा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? भोजपुर होगा। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? तो भोजपुर के नाम पर पड़ा। ठीक है। 47 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रश्न जो हमारा है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पहाड़ी राजस्थानी, और सी है बिहारी, डी है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? 47 नंबर का प्रश्न है। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। किसके? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न है, 48 नंबर का प्रश्न है, किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया? 48 नंबर का प्रश्न है। तो ब्रजभाषा को। किस भाषा को? ब्रजभाषा को। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। देखिए, पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा को कहा जाता है, और पिंगल शैली में जो है श्रृंगारिक प्रधान रचनाएं अधिक रची गई हैं। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम हैं। डिंगल और पिंगल ये दोनों शैली के नाम हैं, भाषा के नहीं। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो की जो रचना हुई है वो किस में हुई है? डिंगल शैली में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा, यानी कि ए। 49 नंबर का प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? परिवार, राजनीति, धर्म, भाषा विज्ञान। तो भाषा का जो विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान ही कराएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? ऑप्शन ए है विशुद्ध विज्ञान से, बी है प्रचलित भाषा और साहित्य से, सी है प्राचीन शिलालेखों से, डी है लोगों की कही सुनी बातों से। तो भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? तो प्रचलित भाषा और साहित्य से। प्रचलित भाषा और साहित्य से। 50 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 51 नंबर का प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की उपशाखा पूर्वी हिंदी की बोली है। और छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? खलटाही और लरिया, है ना। इसे खलटाही और लरिया के नाम से भी जानते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? लेखन, वाचन, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण। क्या कहलाता है? एक व्यक्ति द्वारा अपने भाव और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग। यहाँ लेखन की बात तो हो नहीं रही है ना, तो मौखिक अभिव्यक्ति ही तो कहलाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस 52 प्रश्न, यानी कि 25 से लेकर के हम लोगों ने 52 तक प्रश्नों तक देखा। और आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं। फिर पुनः उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के, एक एक टॉपिक करके, भाषा विज्ञान फिर व्याकरण में एक एक टॉपिक को लेकर के हम सभी प्रतिदिन जो है रिवीजन करते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।